बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ मैं करता हूँ एक शेर से। आंखें हैं फ़र्श राह, दिल महवे इंतज़ार है, आओ कभी तो चाहने वालों के शहर में। ये जो मामला आजकल कौमी असम्बली में चल रहा है, जिसमें वफ़द की सूरत में मुलाकातें हो रही हैं स्पीकर कौमी असम्बली के साथ, PTI के रहनुमाओं की और अरकान कौमी असम्बली की, उनका ये कहना है कि जनाब हमारे इस्तीफ़े जो हैं वो इज्तिमाई तौर पे कबूल किए जाएं, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली ने साफ साफ ये कह दिया है कि जनाब जो उसूल हैं, जो ज़ाब्ते हैं, उनके मुताबिक चलते हुए इनफरादी तौर पे इस्तीफ़े कबूल किए जाएंगे। इनफरादी तौर पे लोग पेश होंगे और वो बताएंगे। और उन्होंने साथ साथ फिर इसी मुलाकात में कुछ और अहम इंकशाफात भी किए और उन्होंने बताया उन PTI के कुछ अरकान कौमी असम्बली का जिन्होंने कॉल्स करके उन्हें कहा है कि जनाब इस्तीफ़े ना ही लो तो बेहतर है। तो अब ये मामला कहाँ जाता हुआ नज़र आता है? बज़ाहिर तो लगता है ये कि PTI जो है उसके अरकान जो है इस बात पे तुले हैं कि उन्होंने इस निज़ाम से निकलना है, लेकिन हमने पंजाब में भी देखा कि किस तरह से मामलात आगे बढ़ रहे हैं। हम कौमी असम्बली में भी देख रहे हैं। KPK असम्बली भी आज की तारीख में उसी तरह से काम कर रही है जिस तरह काम कर रही थी। तारीख भी गुजर चुकी है और खान साहब जो हैं वो पहले मार्च अप्रैल की बातें करते नज़र आ रहे थे, लेकिन अब मार्च अप्रैल से कुछ आगे की बातें वो करते नज़र आ रहे हैं। आज इन उमूर पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि क्या वजह के PTI के अरकान कौमी असम्बली इनफरादी तौर पर पेश नहीं हो रहे, क्या डर है PTI क़यादत को, या PTI के जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो नहीं चाहते कि इस निज़ाम से निकला जाए, क्योंकि जो भी सलूशन है वो इसी निज़ाम के तहत उन्हें मिलना है। जनाब, सबसे पहले तारुफ मेहमानों से आज हमें ज्वाइन किया है स्काइप के ज़रिए मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने। स्काइप ही के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रही हैं शनीला मार साहिबा। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक साहब, और लाहौर स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज़म चौधरी साहब। स्टार्ट कर लेते हैं जनाब मुर्तज़ा सुलंगी साहब, ये फरमाइएगा ये जो PTI के वफ़द की शक्ल में इस्तीफ़े देने का मामला है, इसमें जो भी मामलात सामने आ रहे हैं, किस हद तक सीरियसनेस PTI के उन अरकान की जानिब से है कि उनके इस्तीफ़े कबूल हो जाएं? अगर सीरियस हैं तो इनफरादी तौर पे क्यों नहीं पेश हुए? देखें, जो PTI के जो अरकान हैं वो तो बेचारे मजबूर और बेकस और बेआवाज़ लोग हैं। ऐसे लोगों को के लिए सिंधी में एक लफ्ज़ है गुगदाम, जो बेज़बान होते हैं उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो इन बेचारों को तो वहाँ ले जाया गया है, तो वो क्या करें जो उनको भेजा गया है। लेकिन आपको भी पता है और दुनिया भर भी जानती है कि ये खान साहब का एक फ़ैसला है, ये इन अरकान का फ़ैसला नहीं है। इसीलिए आज स्पीकर ने जो हक़ाइक़ उनके सामने रखे जी, तो फिर उनकी आंखें खुली रह गईं, जिसमें ये पता चला कि कई अरकान ने खुतूत लिखे हैं और बात की है स्पीकर साहब से कि ये हमारे इस्तीफ़े नहीं हैं, ये हमारे दस्तखत भी नहीं है। और कुछ अरकान ने राब्ता किया है कि बराए मेहरबानी हमारे इस्तीफ़े कबूल ना किए जाएं। और क्योंकि गंगा बह रही थी तो कुछ लोगों ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए छुट्टी की दरख्वास्त भी दे डाली। अच्छा, तो सिर्फ बात ये नहीं है जी, जो अक्सर लोग हैं उनकी तनख्वाहें भी जा रही हैं उनके अकाउंट्स में। अक्सर लोग जो हैं वो उन्होंने जो रिहाइश गाहें हैं पार्लियामेंट लॉजेस की, वहाँ पर भी बैठे हुए हैं। बहुत से लोग हैं जो कि सरकारी गाड़ियाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि अपने ओहदे से हट चुके, तो उसके बावजूद न सिर्फ वो कि गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि जो सरकारी अमला उनके साथ था उसको भी उन्होंने अपने साथ रखा हुआ है। फिर एक साहब हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, जो साबिक वज़ीर इत्तलात हैं। जी, वो तो हमारी मालूमात के मुताबिक जो मिनिस्टर्स आनक्लेव है वहाँ पर जो फ्लैट्स हैं वो 4A फ्लैट में रिहाइश पजीर हैं, जबकि वहाँ पर उनके नाम की कोई अलाटमेंट नहीं है। वो अलाटमेंट एक और साहब की थी, वसीम शहजाद की, डॉक्टर साहब की, जी, जो कि कैंसिल हो चुकी, किसी और के नाम पे
तो वो वहां पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब ये तो है हकायक, तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। जी, जाने ना जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, सर मसला क्या है, क्यों नहीं पेश होते इनफरादी तौर पे? मुकाएं सिलसिला ताकि फिर अगला प्रोसेस शुरू किया जाए। बार बार ये स्पीकर कौमी असम्बली के ऊपर डाल देते हैं कि जनाब वो अवेलेबल नहीं होते। उस दिन मलिक आमिर डोगर साहब ने भी ये बात कह दी, स्पीकर साहब तो सामने आ गए, उन्होंने कहा जनाब ये घोड़ा और ये मैदान। नहीं, मैं तो पहले सोलंकी साहब से पूछना चाहता हूँ कि पीटीआई में उन्हें गुल कौन सा नज़र आता है? कुछ शेर होना चाहिए वैसे फारूक साहब, आपका जवाब भी। नहीं, मैं शेर तो नहीं, लेकिन ये बताएं तो सही सोलंकी साहब कि उस कीचड़ में उन्हें गुल कौन सा दिखाई दिया है? गोभी के फूल भी होते हैं। अच्छा, ये ठीक कहा आपने। अब सवाल पे आ जाए सर। जी, देखिए बात ये है कि सियासी जमात जो होती है ना, सियासी जमात में आप चाहे वो किसी किस्म की हो, चाहे वो दाएं तरफ की हो, वो बाएं तरफ की हो, और चाहे कोई लिसानी सियासी जमात ही क्यों ना हो, उसमें एक चीज़ होती है मुशावरत और इज्तमाइयत। यही चीज़ जो है किसी सियासी जमात की कुव्वत होती है और उससे तरक्की या तनज़्ज़ुल की बुनियाद बनती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अफराद भी होंगे, लीडर भी होंगे, उसमें उसके यानी फ़िदाई भी होंगे इमरान ख़ान के, लेकिन उस जमात में इज्तिमाइयत और मुशावरत नहीं है। जिस वक्त इमरान ख़ान के जो जी में आता है वो कह देते हैं, वो इस फैसले का ऐलान कर देते हैं। और क्यों करते हैं? वो उन्होंने एक दफ़ा ये कहा था कि मैं लीडर हूँ, मैं फ़ैसला करूँगा, जो चाहे कर दूँ। तो जब आप इस तरह से रऊनत से पार्टी चलाएंगे तो पार्टी किसी मजबूरी की वजह से, कुछ लोग किसी मजबूरी की वजह से आपके पीछे चलते रहेंगे। एक सिंधी इस्तिलाह इस्तेमाल की थी सोलंकी साहब ने, फिर याद आ गया, वो मुझे अब याद तो नहीं है, लेकिन उसका पंजाबी तर्जमा है ग्वाची गां। तो वो ग्वाची गां की तरह इमरान खान के पीछे तो चलते रहेंगे, लेकिन जब कोई डिसाइसिव वक्त आएगा तो उस मरहले पर वो वही करेंगे जो इस वक्त आज कौमी असम्बली में स्पीकर से मुलाकात के वक्त सामने आया। तो इसकी पहली वजह तो ये है। और दूसरी वजह यह है कि इमरान खान को अगर सियासत अपने बलबूते पे करने का कोई सलीका होता जी, या उन्होंने ये हुनर सीखा होता, तो फिर तो ये मसला हल हो गया होता। लेकिन चूंकि उन्हें बैसाखियों पर काम करने की आदत है, बैसाखियाँ उन्हें हिकमत अमली बना के देते थी, और बैसाखियाँ ही उन्हें अहम फैसले पर अमल दरामद करा के देती थी। ये बात कोई और नहीं कह रहा, ये बात खुद इमरान खान ने बताई है कि जब मुझे बजट मंजूर कराना होता था तो मैं एजेंसियों से कहता था लोग जमा करके लाओ, जब मैंने कोई बिल मंजूर कराना होता था तो मैं उनसे कहता था कि लोग जमा करके लाओ। तो भाई अब आप इस्तीफे दिलाना चाहते हैं, तो अब आप देख रहे होंगे किसी बैसाखी की तरफ के वो हाँक के भेड़ों को या ग्वाची गां को हाँक के लाए और वो आपकी तरफ से इस्तीफे दिला दे। नहीं, मौसम बदल चुका है खान साहब, अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। इस तरह से न सियासी जमातें चलती हैं, न सियासत चलती है, न मुल्क चलती है। या आप सबक ले लें और या आप तारीख के डस्टबिन में चले जाएं। ठीक है, शनीला मार साहिबा ये फरमाइएगा, शाह महमूद कुरैशी साहब का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने इंदिया दिया है कि ये तारीख तो दें, हम वापस आने की कोई जो है सबील शायद वो भी निकल सकती है। यानी उससे मानी ये निकलता था कि हम तैयार बैठे हैं, बस तारीख अनाउंस कर दें इलेक्शंस की, हर चीज़ उनकी उसी हर चीज़ की जो तान है वहीं पे जाके इनकी ख़त्म होती है। फरमाइएगा, इस सारे प्रोसेस के अंदर इंडिविजुअल्स जो कौमी असम्बली के स्पीकर को कॉल्स करके पैगामात पहुँचा रहे हैं, क़यादत कह रही है कि सारे जाओ और जाके इज्तिमाई इस्तीफ़ा दे दो, कौन किसको चकमा दे रहा है? देखिए, इमरान खान साहब ने ना अपनी सियासी जमात को एक बड़ी मेहनत से एक प्रेशर ग्रुप बना दिया है। 2014 के अंदर भी हमने ये बात देखी थी कि जिस वक्त सिर्फ 35 अरकान थे और इमरान साहब ने इस्तीफा दिया, पार्लियामेंट पे ऊपर लानते भेजी और ये बात कही कि मैं चोरों डॉकों के साथ नहीं बैठूंगा, उस वक्त भी चंद अरकान ने उनकी बात नहीं मानी थी और वो असेंबली में वापस चले गए थे। उन्होंने कहा था हमने इस्तीफे नहीं दिए।
अब तो 130 लोगों का मामला है, और आप उनमें से बहुत से लोग जो सियासत करते हैं, जिन्होंने वापस हलकों में जाना है, जिन्होंने जाके वोट लेने हैं, वो खान साहब की इस बेतुकी जो जिद है उसको क्यों मानेंगे। खान साहब जो है वो खुद भी देखिए, अगर फवाद चौधरी की एक मुबैना ऑडियो आती है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी आप जाएं, जाके शहबाज शरीफ से बात करें, सलमान शहबाज शरीफ से बात करें, उनको कहें कि ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करें। कुर्रम में दहशतगर्दों और पाक फौज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। पाक फौज के 3 जवान बहादुरी से लड़ते हुए फायरिंग के तबादले में शहीद हुए हैं। ISPR की जानिब से बयान जारी किया गया है। इस बयान के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम लोगों पर हमलों में मुलव्विस थे। पाक फौज के 3 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। बताते चलें आपको, कुर्रम में दहशतगर्दों और पाक फौज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। ISPR की जानिब से बयान जारी किया गया है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि पाक फौज के 3 जवान बहादुरी से लड़ते हुए फायरिंग के तबादले में शहीद हुए हैं। इसके अलावा मारे जाने वाले दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। कुर्रम का इलाका है, ज़िला कुर्रम का इलाका है अरावाली, जहां पर पाक फौज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग के इस तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि फायरिंग के तबादले के दौरान पाक फौज के 3 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। मजीद क्या तफसीलात है, राना शहजाद ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। राना शहजाद, बताइएगा, ISPR की जानिब से बयान जारी किया गया है, इस वाक़े की क्या डिटेल्स हैं? जी रिजवान, बिल्कुल पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक ये ज़िला कुर्रम का एक जनरल इलाका है अरावाली। वहाँ पर खुफिया जो क्रेडिबल खुफिया इतलात थी दहशतगर्दों की मौजूदगी पर, वहाँ पर पाक फौज ने ऑपरेशन किया और दहशतगर्दों और पाक फौज के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। इस फायरिंग के शदीद तबादले में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए हैं। मारे जाने वाले दहशतगर्दों के ठिकाने से भारी तादाद में जो है गोला और असला बारूद बरामद कर लिया गया है। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि ये जो दहशतगर्द हैं जो मारे गए हैं, ये पाक फौज पर हमलों में मुलव्वस थे और जो मासूम शहरी थे उनके कत्ल में भी ये मतलूब थे। इसके अलावा इस वाक़े में ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 3 जवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। शोहदा में सूबेदार शुजा मोहम्मद जो कि खैरपुर ज़िला के रहायशी थे, उनकी उम्र 43 साल थी। इसके अलावा नाइक मोहम्मद रमज़ान जिनकी उम्र 32 साल थी और वो खुजदार के रहायशी थे, और सिपाही अब्दुल रहमान जिनकी उम्र 30 साल थी और वो सक्खर के रहायशी थे, उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक इलाके में जो है जो दहशतगर्दों की सर्च ऑपरेशन का अमल जारी है, और इसके अलावा पाक फौज ने इस अज़म का भी इयादा किया है कि मुल्क भर में दहशतगर्दी की लानत के खात्मे तक जो है वो दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी रखा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया राना शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको पता चलें कि ज़िला कुर्रम के इलाके अरावाली में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है, और फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि पाक फौज के 3 जवान जो आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, बहादुरी से लड़ते हुए इन्होंने जामे शहादत नोश किया है। सूबेदार शुजा मोहम्मद, नाइक मोहम्मद रमज़ान और सिपाही अब्दुल रहमान हैं। सूबेदार शुजा मोहम्मद की उम्र 43 साल, नाइक मोहम्मद रमज़ान और सिपाही अब्दुल रहमान जिनकी उम्र 30 साल बताई जाती है, इन्होंने जामे शहादत नोश किया है। फायरिंग के तबादले में बहादुरी से लड़ते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। ये थी पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से ताज़ा तरीन। अगर ये इस्तीफ़ों की बात करते और पार्लियामेंट में किसी मकाम पे बैठते और 1 बाय 1 भेजते, तो वो क्योंकि इनमें क्लैरिटी वो नहीं है, तो उससे बेहतर था कि आप पार्लियामेंट की राहदारियों तक आ गए हैं, स्पीकर ऑफिस तक आ गए, तो आप
आ ही जाए। जो शेर इन्होंने सुनाया है सोलंकी साहब ने, उसके बाद एक शेर मुझे भी याद आ रहा है कि आओ तो सही, देखो तो सही, हम कैसे जिए तेरी खातिर। तो आप देखें तो सही, जो ईवान आप वीरान छोड़ गए। देखें, हम सारे सियासतदान, जमहूरी सोच रखने वाले और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ये कहते हैं कि पार्लियामेंट इररेलेवेंट हो रही है, वो बेतौकीर हो रही है, वो सॉवरन और सबसे ताकतवर खुद मुख्तार इदारा है। लेकिन ये काम भी जमहूरी कुव्वतों का, सियासी जमातों का है कि वो पार्लियामेंट को बेतौकीर ना होने दें, वो ऐसी कानून साजी करें कि जिससे आवाम के अंदर वो रेलेवेंट रहे। और तीसरा सवाल एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मोरालिटी का खड़ा होता है कि ये किफ़ाये ऐद है और एक जॉब है जो मैंने ऑप्ट की है, और मैंने 5 साल के लिए रुकने असम्बली का आवाम से वोट मांगे हैं, उनको मैंने लाइनों में खड़ा किया, उनको मैंने ख्वाब दिखाए हैं, और यक जुम्बिश कलम या एक स्टेटमेंट के एक लीडर कहता है कि इस ईवान से बाहर निकलो या आ जाओ। तो जिस मगरब की मिसालें देते हैं हमें इमरान खान साहब, वहाँ पे पार्टी पॉलिसी के अंदर फिर वोटर्स को रेफ़र करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो अरकान हैं उनके सूबाई कन्वेंशन बुलाए जाएँ, और वर्कर्स जो हैं और वोटर, उनसे आप राय शुमारी लें कि क्या हमें असम्बलियों से इस्तीफ़े देने चाहिए या नहीं। ये भी एक आमरीत है कि एक फ़र्द वाहिद जो है वो पार्लियामेंट के अरकान के मुस्तकबिल का फ़ैसला करे, जबकि उसके मुस्तकबिल का फ़ैसला उसके राय दहिंदगान, उसके वोटर हैं जिन्होंने उनसे 5 साल के लिए ज़िम्मेदारी दी है। मुख्तलिफ कैंडिडेट्स में से एक को चुना है, कानून साजी की ज़िम्मेदारी है, उसको अपने हक़ नुमाइंदगी दी है, उसको अपने मसाइल उजागर करने का दिया है। उनकी नशस्तें खाली पड़ी हैं, ठीक है, उनके मसाइल इस वक्त अनरिप्रेजेंटेड जा रहे हैं। तो जब ये खुद इक़्तिदार में थे तो इन्होंने अहम रहनुमाओं को, अरकान असम्बलियों को, पार्लियामेंट की नशस्तें इस तरह खाली रखे कि उनके ऊपर मुकदमात बनाए, वो साल जेलों में और हवालात में रहे और उनकी कुर्सियाँ खाली रहीं। और अब जब आप अपोजिशन में बैठने का मौका मिला है तो फिर भी आप उस कुर्सियों पे बैठने के लिए तैयार नहीं। ये रवैया जो है ये इंतहाई गैर जमहूरी है। ठीक है आज़म चौधरी साहब, ये एक अजम्पशन थी पीटीआई की जानिब से इनिशियली कि शायद जो पीडीएम हुकूमत है वो इनके वारों का उस तरह से मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए कभी वो इस तरह से एक एक्स थ्योरी लेकर आते हैं, कभी वाई थ्योरी लेकर आते हैं, कभी कौन सी थ्योरी लेकर आते हैं। हुकूमत ने या पीडीएम ने जिस तरह से इनको रिस्पॉन्ड किया है, डोंट यू थिंक दे आर टेकन अ बैक, और अब वो स्ट्रेटजीज ढूंढ रहे हैं कि अब कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए। यही वजह है कि कभी वो सामने आते हैं, कभी वो छुपते हैं, और कहते हैं साफ सामने आते भी नहीं, छुपते भी नहीं, वो वाली सूरत हाल हो गई है इनकी। जी शुक्रिया यासर। कल मेरी ना इमरान खान साहब से मीटिंग हुई थी जी, क्योंकि मेरे साथ हमारी वो बॉडी के लोग भी थे, तो बड़ी तफसीली वहाँ पे बातचीत हुई, और उसके अंदर ना असम्बलियों के हवाले से, असम्बलियों से रेजिग्नेशन और असम्बलियों की तहलील पे भी बात हुई। खान साहब ने वहाँ पे एक नई जो बात की थी वो टेक्नोक्रेट्स के हवाले से उन्होंने एक इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त एक प्लान बन रहा है कि टेक्नोक्रेट्स की एक ऐसी गवर्नमेंट लाई जाए जो जिसका टेन्योर लंबा हो और इलेक्शन जो है ना वो इल्तवा में चले जाए। अच्छा, ये एक नई चीज़ थी, और खान साहब की गुफ्तगू से हमें ये भी वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हुई कि मेरा नहीं ख्याल कि अब वो खुसूसन सूबाई असम्बलियों से ना तो वो सूबाई असम्बलियाँ तहलील करेंगे और ना ही मेरा ख्याल है वो रिज़ाइन में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हम सूबाई असम्बलियों से रिज़ाइन नहीं देंगे। ठीक है, इसका मतलब कि वो तहलील भी नहीं करना चाह रहे। अच्छा, दूसरा ये है कि अब हम कौमी असम्बली की तरफ आ जाते हैं। देखें ना, कौमी असम्बली के अंदर इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए, जबकि आइन का आर्टिकल 64 ये कहता है कि एक शख्स जो मेंबर कौमी असम्बली है वो खुद अपने हाथ से एक रिज़ाइन लिख के दे, जिसके कौमी असम्बली के रूल्स 43 उसमें कह रहा है कि वॉलंटियरली उसका रिज़ाइन होना चाहिए। अगर उसके ऊपर कोई इबहाम पाया जाता है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि किसी का रिज़ाइन जो है ना वो मिसयूज़ ना हो। अच्छा, दूसरी तरफ आइन का आर्टिकल 64 ही साथ ये भी कहता है कि एक मेंबर जो 40 दिन तक मुसलसल इजलास के अंदर शामिल नहीं होता उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे अब फैसले का वक्त आ चुका है, फैसला होना चाहिए, क्योंकि आप देखें इस वक्त पाकिस्तान में दहशत गर्दी जो है उसके बादल भी हमारे सर पे फिर रहे हैं, इकोनॉमी की सूरत हाल भी बड़ी ख़राब है। हम अभी तक असम्बलियों पे खेल रहे हैं, रेजिग्नेशन देने या नहीं देने, असम्बलियाँ तोड़नी या नहीं तोड़नी। मेरा ख्याल है कि इस पे फैसला हो जाना चाहिए। अब अगर वो रिज़ाइन नहीं देना चाह रहे
तो कौमी असम्बली स्पीकर के पास जो एक कानूनी उनके पास इख्तियार है, इस्तेकाक है, उनको वो इस्तेमाल करते हुए जो लोग 40 दिन तक इजलास में नहीं आए उनकी रुकनीत खत्म कर दें। ठीक है। दूसरी तरफ जो लोग जो हम सुन रहे हैं कि जो चाह रहे हैं कि उनके रेजिग्नेशन जो है वो उन्होंने नहीं दिए और उनको जबरदस्ती उनसे रिजाइन दिलवाए गए हैं, मेरे ख्याल उनके नाम भी सामने लेके आ जाने चाहिए कि ये लोग हैं पीटीआई के, ये रिजाइन नहीं देना चाह रहे, जिसकी वजह से इस वक्त चीजें जो है ना वो सारी स्टक हो गई हैं, इबहम का शिकार है। क्योंकि ये कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों में आप देखें कि पार्लियामेंट की जो तौकीर है उस पर खुद कंप्रोमाइज किया है इन लोगों ने, जिसकी वजह से इनके फैसले आज अदालतों में हो रहे हैं। पार्लियामेंट के फैसले पार्लियामेंट के अंदर होने चाहिए, इनके फैसले अदालतों तक नहीं जाने चाहिए। लिहाजा इस टाइम पे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो ये है कि हमने दहशतगर्दी से कैसे निमट रहे हैं। लाहौर के अंदर कल डॉलर 168 रुपए में जो बिका है वो हमारे लिए बड़ा अलार्मिंग है। ज्यादा जरूरत है हमें अपनी इकोनॉमी की डायरेक्शन कैसे करनी है, ये इस्तीफों से और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के खेल से अब आगे जाना चाहिए हमें। बिल्कुल ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया जनाब। 268 सॉरी 268 ठीक करेक्शन होगी जी, बिल्कुल सही है जनाब। अब जरा शॉर्ट आंसर्स लेते हैं इस राउंड के अंदर जी। मुर्जा सोलंकी साहब ये फरमाइएगा कि खान साहब जो है पहले इलेक्शंस की डिमांड करते हमें नजर आ रहे थे, उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि नहीं जी हम असम्बली तहलील कर देंगे, फिर उन्होंने अभी कोई मार्च अप्रैल की तारीखें दी, अब वो कहते हैं नजर आ ही नहीं रहे। क्या वो रियलिटीज को देखना शुरू हो गए हैं खान साहब जी, या उनको कहीं से कुछ सिग्नल्स नहीं मिल रहे? सर मेरे ख्याल में खान साहब की मिसाल उस बहरी जहाज की है जो कि गहरे समंदर में जिसके इंजन फेल हो चुके हैं और उसका जो रेडार सिस्टम है और कुतुबनुमा जो है वो काम नहीं कर रहा। उनको पता नहीं चल रहा कि वो शुमाल में जा रहे हैं कि जनूब में जा रहे हैं कि मशरक में कि मगरब में, हवा की रफ्तार क्या है। वो अब ऐसा है कि वो ऐसे, क्योंकि वो रूहानियात का दर्स देते थे तो लगता है कि वो एक ऐसे रूहानी एक माहौल में है कि उनको सियासत का कुछ समझ नहीं आ रही। इसलिए जो है वो सुबह उनकी बात एक होती है, दोपहर एक होती है और शाम को कोई और बात होती है। तो मैं ऐसे लोगों को सिंधी में बादशाह कहते हैं, तो अब उसका तर्जुमा आप मुझसे ना सुने तो बेहतर होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके किसी तकरीर, उनके किसी बयान को अब मजीद संजीदगी से लेना चाहिए। ये जो बात उन्होंने कल की है कि जी वो टेक्नोक्रेटिक सेटअप जो है वो 2.5 साल का होगा, तो इस मुल्क में एक आईनी जमहूरियत है और आइन के तहत ज्यादा से ज्यादा निगरान हुकूमत जो है उसकी मुद्दत 3 महीने हो सकती है, वो भी उस सूरत में कि अगर असेंबली वक्त से पहले तहलील हो, वरना 2 महीने। सही। तो ये कैसे डरावने ख्वाब खान साहब को आ रहे हैं या कोई उनको दिखा रहा है, ये मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता कि खान साहब जो है उनके अंदर अब कोई थोड़ी बहुत भी कोई सियासी बसीरत जो है वो मौजूद है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा संजीदगी की बात की है मुर्जा सोलंकी साहब ने। अब संजीदगी वो कई हलकों से संजीदगी मांग रहे हैं, संजीदा आंसर्स मांग रहे हैं, सिग्नल्स मांग रहे हैं। डोंट यू थिंक नाउ इट्स अ पास्ट, अब वो सिग्नल्स या वो जो मामलात हैं वो सामने नहीं आएंगे उनकी तरफ से जिस तरह वो चाहते हैं? देखें, ये जो सिग्नल्स मांग रहे हैं ये तो उनकी आदत सानिया है। इसी सिग्नल्स के बहाने ही तो वो सियासत में आए और सियासत के बाद इक़्तिदार में आए। और दूसरी बात जिसको बादशाह कहा गया अभी हमारे प्यारे सोलंकी साहब ने, तो बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यह है कि ये शख्स न सियासी जहन रखता था, और जो लोग ये कहते हैं जैसे मौलाना फजलुर रहमान और उनके हम ख्याल कि ये शख्स जहन भी नहीं रखता था। जहन से मुराद कोई उनकी तौहीन करना मकसूद नहीं है। मकसद ये है कि एक दानिशमंद आदमी, उसको पता होता है कि किस सिचुएशन में मुझे क्या करना है और उसके मुताबिक वो उस रास्ते का यानी रास्ता निकाल लेता है। मसलन मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। ये शेर बहुत कोई आई थिंक जो 60 की दिहाई में अयूब खां के दौर में कहा गया मौलाना मौदूदी के बारे में, जब उनकी जमात पे पाबंदी लगी और वो जेल वेल में गए। तो मौलाना माहिरुल कादरी एक पुराने ज़माने के बहुत अच्छे शायर थे। उन्होंने कहा कि जहाँ जिसकी ज़रूरत थी वही तदबीर की तूने, कभी कश्ती को जुम्बिश दी, कभी मौजों को ठहराया। तो ये एक सियासतदान के बारे में ये बात
सादिक आती है। ये सिर्फ मौलाना मौदूदी की बात नहीं है। हर दानिशमंद सियासतदान, आप पाकिस्तान की तारीख नहीं दुनिया की तारीख देख लें, उस पर अच्छा वक्त भी आया, उस पर कड़ा वक्त भी आया। उसने अच्छे और कड़े वक्त में जब अपना किरदार अदा किया तो वो लगा कि उसकी समझ में आ रहा है कि इस वक्त मैं किस सिचुएशन में हूँ। मेरा जो जहाज़, जैसे सोलंकी साहब ने कहा, उसके रेडार, उसके सिग्नल्स ख़त्म हो गए हैं। मैं तो समझता हूँ कि उसके पैंधे में भी सुराख हो गया है। तो बात यह है कि अब उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा। कभी कोई ज़माना था कि उन्हें बताया जाता था कि अब बारिश होने वाली है, आप छाता छतरी सर पे ले लो। अब जो है ये बारिश का मौसम नहीं है, गर्मी का मौसम है, अब आपको एसी में जाना है। अब उन्हें बताने वाला कोई नहीं है, लिहाजा उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सुबह वो ये कहते हैं कि उन्हें मार्च और अप्रैल में इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, किसी वक्त वो कहते हैं कि जनवरी और फरवरी में इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, और यकायक उन पर खुलता है कि नहीं अब तो इलेक्शन नज़र ही नहीं आ रहे, अब तो जी इस किस्म की हुकूमत नज़र आ रही है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि ना उनकी मालूमात के कोई ज़राए हैं, न सियासी बसीरत है जिसकी मदद से वो तज्जिया कर सकें, ना उनको ये पता है कि जब कोई इब्तला आती है, मुश्किल आती है तो क्या करना चाहिए। प्रोफेसर ताहिर साहब ने एक मोरालिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और उन्होंने एक बड़ी खूबसूरती से बताया कि मोरालिटी है क्या और इस सिचुएशन में मोरालिटी के जो मयार होते हैं उस पर पीटीआई कैसे पूरी उतरती है। तो मोरालिटी क्या है? आप क्या ऐसा मुमकिन है कि आप अगर हुकूमत में ना हो तो आप पार्लियामेंट में नहीं आते? आप 2014 की असम्बली में देख लें, जैसे हमारी बहन शरीरा ने कहा कि उस वक्त 35 लोग थे, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन आप ऐवान में नहीं बैठे। इमरान खान शायद 1 या 2 बार पूरे उस टेन्योर में ऐवान में आए, और अब जब पार्लियामेंट की अक्सरियत ने आपको रिजेक्ट कर दिया और आइन और कानून के मुताबिक आपको रिजेक्ट किया तो आप फिर पार्लियामेंट से बाहर चले गए। तो एक ऐसी जमात जो पार्लियामेंट की पार्लिमानी प्रैक्टिस को नहीं जानती, इस सिचुएशन में आइन क्या कहता है उस पर यकीन नहीं रखती, तो वो क्या किस मोरालिटी के मयार पे पूरी उतरेगी, किस मयार पे और वो कुछ नहीं कर पाएगी। ज़रूरत इस बात की है कि अवाम भी समझें और जो उनके मुखालिफिन है उनका ये पहलू उजागर करें। और मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन और अदालतें भी देखें कि अगर कोई सियासी जमात अपना किरदार अदा नहीं करना चाहती तो उसका मकाम क्या है, उसको सियासत में हिस्सा लेने का हक है या नहीं। एक जुमला और, आजम चौधरी साहब ने यह कहा कि जो लोग गैर हाजिर हैं उनको आप फारिग कर दें। गोया इमरान खान का काम वो खुद तो कर नहीं पाए, आप उनका काम कर आप ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्विकली मुझे शनीला साहिबा के पास जाना है। और लाइटर नोट, शनीला साहिबा, आज क्योंकि इस्लामाबाद में बारिश ही है तो काफ़ी अशार की बारिश भी हो रही है, तो मेरा ख्याल है आप 2 रह गए हैं, आजम सोई साहब रह गए हैं और आप रह गई हैं जिन्होंने इस ज़मीन में जो है ना शेर कहने हैं। ये फरमाइएगा, कंटीजेंसी प्लान जो है वो हमेशा पार्टी के पास भी होता है, हुकूमतों के पास भी होता है और अथॉरिटीज़ के पास भी होता है। क्या खान साहब के पास अब कोई कंटीजेंसी प्लान नहीं है जिसकी वजह से वो बार बार कभी ए प्लान दे रहे हैं, बी प्लान दे रहे हैं और A to Z कर रहे हैं? देखिए, खान साहब जो है ना वो इस वक्त मायूस हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जितने हरबे थे, जितने प्लान थे वो सब आजमा चुके हैं। लॉन्ग मार्च किया और वो नाकाम हो गया, नाम नेहाद आज़ादी तहरीक चलाई, वो नाकाम हो गई। खान साहब को नाअहल किया गया, उनके अरकान बिल्कुल नहीं निकले, कहीं पे कोई मुल्क को ब्लॉक नहीं किया गया। उसके बाद खान साहब पे कातलाना हमला हुआ तो खान साहब ने खुद शिकवा किया कि बेनज़ीर की जब शहादत हुई थी तो 3 दिन तक जो पूरा शहर ब्लॉक हो गया था और मेरे ऊपर एक शहर जहां पे हमारी हुकूमतें थी वो तक भी जो थे जाम नहीं हुए और सारी जिंदगी उसी तरह रवा दवा थी। खान साहब असेंबली तहलील करना चाहते थे, वो नहीं। खान साहब इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर कराना चाहते थे, वो नहीं हुए, तो वो हो चुके हुए मायूस। हालांकि खान साहब जो हैं उनको समझना ये चाहिए कि वो आईनी तरीके से निकाले गए, ना उनके खिलाफ हुआ है, ना उनके खिलाफ अदालती हुआ है, ना अभी तक वो जेल गए हैं, ना उन्होंने उस तरह से मुकदमे भुगते हैं जिस तरह दूसरी जमातों ने भुगते हैं। तो खान साहब का इसलिए ये मसला हो चुका है कि अब उनको समझ कुछ नहीं आ रहा, ना उनको कुछ नजर आ रहा है। एक एतमाद का फुकदान है। देखें, उन्होंने अगर उनके अरकान उनके साथ होते तो अब तक परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया होता। अगर उनके अरकान उनके साथ होते, वो इज्तिमाई जो इस्तीफा उनके ऊपर जोर ना डाल रहे होते। तो अब उनको चूंकि नजर आ रहा है कि और इर्द गिर्द जो बैसाखियां थी वो भी अब खत्म हो चुकी हुई हैं, उनको सहारा देने वाला कोई नहीं। और अवाम के वोटों पे तो वो इन्हिसार करते ही नहीं है, क्योंकि अगर उस पर करते होते तो 17 जुलाई को इलेक्शन जीतने के बाद वो फिर खुफिया मुलाकातें ना कर रहे होते।
तो इस वजह से उनके प्लान हरबे सब नाकाम हो चुके। उस मायूसी में अब उन्होंने ये टेक्नोक्रेट वाली गवर्नमेंट का नया शोशा छेड़ रहे हैं। इलेक्शन नहीं होते हुए मुझे नजर आ रहे, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए इलेक्शन हुकूमत कह रही है अपने वक्त के ऊपर होंगे। हाँ साहब इंतजार कर लें और बेहतर उनके लिए यही होगा कि पार्लियामेंट में वापस आ जाए। बिल्कुल ठीक है जी, बेहतर ये होगा। आजम चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो हैं वो सियासी ऑप्शंस खान साहब के पास अब ख़त्म हो गए हैं, जिसकी वजह से वो बज़ाहिर कन्फ्यूजन का शिकार हैं, क्योंकि उनकी जो टाइमलाइन है स्टेटमेंट्स की वो इस कदर आपस पे कोलैप्स कर रही है, जिस तरह आपने फरमाया इसके फ़ौरन पहले जो उनकी स्टेटमेंट आई। हाउ यू सी कि उनके पास सियासी ऑप्शंस अब ख़त्म हो रहे हैं? यासर साहब, उनके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन थी पार्लियामेंट के अंदर रहना जी। अगर वो पार्लियामेंट के अंदर रहते तो आज जिन चीज़ों पे खान साहब एतराज़ कर रहे हैं, जिस तरह तरामीम हुई हैं कवानीन के अंदर, तो खान साहब अंदर बैठ के एतराज़ करते तो शायद उनका एतराज़ वैलिड होता, लेकिन वो ऑप्शन उन्होंने खुद ख़त्म की। उसके बाद सूबाई असम्बलियों वाली ऑप्शन वो भी उनके पास थी। सूबाई असम्बलियों की तहलील वाली ऑप्शन भी खान साहब ने खुद एक उन्होंने उस पर स्टेप लिया, जिसका आप देख लें कि उसका रिजल्ट भी जो है वो खातर खार नहीं आ रहा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अपने लिए वो अपनी ऑप्शंस खुद वो महदूद कर रहे हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल जो मूव होती है वो इस तरह वो ऑप्शन लेस नहीं होती, उसमें दरवाजे खुले रखे जाते हैं, उसमें ऑप्शंस जो है ना ओपन होती हैं। अब मैं ज़रा फ़ारूक आदल साहब की बात उन्होंने बड़ी अच्छी, लेकिन बात यह है कि मैं कोई ऑप्शन ये नहीं दे रहा कि गवर्नमेंट उनका काम कर दे। मैं तो इसलिए बात कर रहा हूँ कि देखें हमारे मुल्क में मसाइल बहुत हैं। गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत को हम देख रहे हैं, जिस तरह कल इसहाक डार साहब की हमने गुफ्तगू सुनी कि गवर्नमेंट जो है वो इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल को हल करने के लिए तगोदो कर रही है, और दहशतगर्दी से निपटना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है हमारे लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये असम्बलियों की जो खेल है ना, इससे अब आगे जाके हुकूमत जो अपना काम कर रही है, हुकूमत उस पर फोकस करे। ये असम्बलियों का जो आंख मचोली का खेल है ये खत्म होना चाहिए अब, क्योंकि अवाम को इससे रिलीफ नहीं मिल रहा। अवाम की तकलीफें जो है वो तब खत्म होंगी जब इस जानब सबका फोकस होगा कि महंगाई कैसे कंट्रोल करनी है और इकोनॉमी को कैसे हमने स्टेबल करना है। बिल्कुल ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। अभी हमें प्रोफेसर साहब आपकी तरफ बढ़ना है। क्या ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर साहब की जो एक्सट्रीम पोजीशन खान साहब ले चुके हैं कि हम निज़ाम से बाहर जा चुके हैं जाएंगे, और उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, वो भी उसी पोजीशन को एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब खान साहब के पास कोई राय फरार नहीं मिल रही कि किस तरीके से उनको ये समझाया जाए कि अगर हम निज़ाम में वापस आ गए तो ही सोल्यूशन है। तो उनको कहीं ऐसा तो नहीं है कि फियर है कि जो लोग उनको फॉलो करते हैं उनके सामने उनकी हकीकत आश्कार हो जाएगी? एक तो बात ये है कि देखें, ये एक वो तासर देते हैं सियासत में, लेकिन वो बिल्कुल भी निज़ाम से बाहर नहीं है। इस वक्त सदर पाकिस्तान का अहम ओहदा उनकी पार्टी के पास है, मुल्क के एक बड़े हिस्से पे उनकी हुक्मरानी कायम है, और असम्बलियों से जो बात आज़म चौधरी साहब कर रहे थे उसके मुस्तकबिल का तो बाद में फ़ायदा होगा। आपके पास सूबाई हुकूमतें हैं, आपने एग्रीकल्चर के लिए, अमन व अमान के लिए, दहशत गर्दी की वेव के लिए, खैबर पख्तूनख्वा सबसे अहम शोबा है, सूबा बन्नू के अंदर जो वाक़या हुआ, जो वहाँ पे लोगों को फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, और जो यहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी चीज़ों की पंजाब में हो रही है, जो आटे की स्मगलिंग हो रही है और चीज़ें जो लॉ एंड ऑर्डर की, उसके लिए उसका तो असम्बलियों से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आपका वो फोकस नहीं है। कल जिस वक्त में आज़म चौधरी साहब मिले हैं, मैं रोज़ाना देखता हूँ कि इमरान खान साहब की बहुत इंटरेक्शन है, तो वो क्यों नहीं पंजाब की काबीना को भी बुलाते, जिसमें उनके अपने मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर को बुलाते। इसी तरह वो खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट को क्यों नहीं बनाते? तो निज़ाम के अंदर रहना भी चाहते हैं, लेकिन निज़ाम के चेहरे पे कालक भी मलना चाहते हैं। असल बात यह है कि वो सियासत के चेहरे को मस्क करना चाहते हैं और निज़ाम से बाहर नहीं जाना चाहते, प्रोटोकॉल के को भी इंजॉय करना चाहते हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी इंजॉय करना चाहते हैं, और ये बात ऐसे ही कहने की है कि वो निज़ाम से बाहर जाना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि जो सोलंगी साहब ने कहा बीच मंझदार में, देखिए सियासतदान का काम होता है कि रास्ता निकालना। एक तो सियासत माजी में रह के नहीं की जा सकती, दूसरा दस्तयाब हालात में रास्ता निकालने का काम सियासत है। नेल्सन मंडेला की 27 साल की जदोजहद के बाद वहाँ इलेक्शन आए, आइन बना, नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, फातिमा जिन्ना ने, मियाँ नवाज शरीफ ने, इन लोगों ने जो जदोजहद की है वो एक एक दहाई की आमरीत में इंसानी हकूक़ और आइन की सरबुलंदी और इंतखाबात के इनेकाद के लिए की है।
तो आप तो एक ऐसे सिस्टम में हैं जहाँ एक लूली लंगड़ी हुकूमत चाहे आपके नज़दीक है वो फंक्शन तो कर रही है और इंतखाबात की आमद है, तो फिर आप किस चीज़ की स्ट्रगल कर रहे हैं? आप अपनी डिलीवरी बेहतर बनाएं गवर्नेंस में, आप पार्टी मैनिफेस्टो पे फोकस करें, आप आने होमवर्क करें, असम्बली में वापस आके जिस हद तक मौसर अपोजिशन कर सकें करें, लेकिन आप नहीं कर रहे। आप उस मछली की तरह तड़प रहे हैं जो पानी से बाहर है इक़्तिदार के बगैर। तो क्या सियासत की सारी जदोजहद का महवर यही है कि आप इक़्तिदार में तो सब चीज़ बहुत अच्छी है, तब आप कहते थे कि आलू प्याज और टमाटर की कीमत एक लीडर का काम नहीं, मैं तो कौम बनाने आया हूँ। ठीक, तो ये सारा आज एक नया बयानिया एक आया उनकी पार्टी की तरफ कि महंगाई की तरफ से मार्च होगा। तो इस वक्त देखें लोग मुश्किलात का शिकार हैं, गवर्नमेंट अपोजिशन सियासी पार्टियों को फोकस अवाम में रहना चाहिए और पार्लियामेंट में रहना चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ हमारी सियासत को बेतौकीरी से बचाएगी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब जल्दी से ऐड करें। बस ये कहना है कि देखिए हर सियासी जमात ज़रूरी नहीं है कि वो इक़्तिदार में आए। मसलन फ़तेह याब अली खान साहब बहुत छोटी जमात के लीडर थे जी, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने फ़ॉरेन पॉलिसी जो बनाई, मुख्तलिफ बहरानों में, कौमी और बैनुल-अक़वामी बहरानों में जो हिकमत अमली इख्तियार की, उसका मशवरा उन्होंने हमेशा फ़तेह याब अली खान से किया और उसमें कामयाब हुई। तो कहने का मतलब यह है कि सियासी जमातें अगेन वही दाएं बाजू की हों या बाएं बाजू हों, वो अपने नज़रियात के मुताबिक किरदार अदा करती रहती हैं और कौमी ज़िंदगी पर उसके असरात नज़र आते हैं। अगर इमरान खान इक़्तिदार में नहीं है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना किरदार अदा करें, उससे आपके असरात सामने आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। सियासत में आप कह रहे हैं कोई हतमी पोजीशन नहीं ली जाती। क्विकली मुझे प्रोग्राम के दूसरे मौजू की जानिब जाना है। किरण, पाकिस्तान को इस वक्त जो है वो के मसाइल का सामना है और ख़ास तौर पर जो सर्कुलर डेट है उससे निकलने की सही की जा रही है। वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से एक प्लान तरतीब दिया है और इस प्लान में जो सबसे फोकस जिसके ऊपर किया गया है वो अल्टरनेट एनर्जी के ऊपर है। पाकिस्तान में इस वक्त अगर परसेंटेज देखा जाए तो 6.5 से 7% हमारी जो टोटल एनर्जी का जो परसेंटेज है वो हमारी अल्टरनेट एनर्जी या जिसे तवानाई के मुतबादिल ज़राए कह सकते हैं उससे हम हुसूल करते हैं जनाब। और इस वक्त वफाकी हुकूमत ने ये तहैया किया है कि एक तो सरकारी जो गवर्नमेंट्स हैं उनको जल्द अज जल्द जो है वो शमसी तवानाई के ऊपर शिफ्ट करना है ताकि ये जो फ्यूल कॉस्ट है जो 25 से 30 अरब डॉलर की हमारा इंपोर्ट बिल होता है फ्यूल की मद में उसे कम किया जाए। और उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एनर्जी की उसको भी कम किया जाए। इसके लिए जो काम किया जा रहा है और ये मरहलावार काम किया जा रहा है। इस पर शामिल कर लेते हैं जनाब अपने पैनलिस्ट को। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ये फरमाइएगा कि जो तवानाई का शोबा है उसमें जो गर्दिशी कर्जा है कितना बड़ा विशियस साइकिल बनता जा रहा है और इसके हल के लिए जो गवर्नमेंट ने तजवीज़ पेश की है ये कितना काबिल अमल और मुअस्सर हल है? जी देखिए, एक तो जो गर्दिशी कर्जा है वो लोगों को समझाना भी ज़रूरी है जी कि जब आप फॉसिल फ्यूल या जो जिस तरह का ईंधन है जिससे आप बिजली बनाते हैं, चाहे वो फर्नेस ऑयल हो, चाहे डीजल हो या जो महंगी गैस हो, उससे बनाते हो, तो उसके नतीजे में आपको बिजली महंगी पड़े और आप बहुत सारे लोगों और इदारों को आप सस्ती बिजली दें जी, तो उसके नतीजे में जो पेमेंट्स आपको करनी होती हैं वो जमा होती जाती हैं और वो एक तरह से कर्जा बनता जाता है रियासत पर, जो कि रियासत को अदा करना होता है। तो यही हाल बिजली का भी है, यही हाल जो है वो गैस का भी है। तो ये बरकरार नहीं रखा जा सकता, सस्टेनेबल नहीं है। बगैर मतलब वो तवानाई जो अनअफोर्डेबल हो, जिसको आप बर्दाश्त ना कर सकें, हासिल उसकी अदायगी ना कर सके, वो ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता। तो आपने खुद ही फिगर्स बता दी 25-30 अरब डॉलर, तो ये तो बहुत बड़ी रकम है। आप यहाँ 4-5 अरब डॉलर के लिए जो है वो तरले मिन्नत करते हैं। तो ये हमें अपना जो एनर्जी का जो निज़ाम है उसको तब्दील करना होगा, अपने वर्किंग आवर्स को तब्दील करना होगा, अपने जो बिजनेस आवर्स हैं उनको तब्दील करना होगा, अपने ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम को तब्दील करना होगा। उसके बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। सही, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर फारूक साहब, इस वक्त
जो हम गर्दिशी कर्जे के हवाले से बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने एक्सप्लेन किया, ये जो अल्टरनेट एनर्जी है इसको अपनाना कितना ज़रूरी है और इसके लिए जो रिक्वायर्ड मशीनरी है उसके ऊपर टैक्सेस में छूट कितनी ज़रूरी है ताकि अवाम बिलखुसूस जो पॉपुलेशन है, पाकिस्तानी अवाम है, उस तरफ माइल हो सके कि इन अल्टरनेट एनर्जी के सोर्सेज की तरफ जाए, जैसे शमसी तवानाई। जैसे आपने ना इसके लिए विशेष साइकिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, बेसिकली ये विशेष साइकिल ही बन गया है जिससे यानी ये एक ऐसी दलदल है जिससे निकलना मौजूदा सरकमस्टांसेस में मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अगर हम इसी तरह से फर्नेस आयल या फॉसिल एनर्जी जैसे मुर्तज़ा साहब ने कहा इस्तेमाल करते रहेंगे तो इस सिचुएशन से निकलने का कोई तरीका नहीं है। अब जो वज़ीर आज़म ने इस पर रिपोर्ट तलब की है और एक बड़ा वो मंसूबा लॉन्च करने का इरादा रखते हैं, हमें बरसों पहले ये काम कर लेना चाहिए था। अब मसला ये था कि बरसों पहले कम से कम 4 बरस पहले तो सिचुएशन ये थी कि ये हुकूमत इस तरह के मसाइल का हल करने नहीं आई थी, वो तो कौम बनाने आए थे, तो वो कौम अब पता नहीं किसकी कौम बना रहे हैं। तो मतलब ये है कि हमें इसके लिए एक जामे मंसूबा तैयार करना चाहिए। जामे मंसूबे की एक शक्ल मैं आपके सामने मिसाल की सूरत में पेश करता हूँ। उस इलाके की जो कभी हमारा अपना वतन, अपना मुल्क था, मशरकी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है। बांग्लादेश में जब ये बहरान पैदा हुआ, मैंने एक स्टोरी पढ़ी उस पर कि दफातर में सूट पहनकर आने पर पाबंदी आयद कर दी गई गर्मियों के मौसम में कि आप ज़्यादा एसी ना इस्तेमाल करें, आप वो पहने, वो कौन से सूती कपड़े नहीं हल्के होते, उसको क्या ख़ास एक टर्म है, वो हमारे बुजुर्ग तो पहना करते थे, हम नहीं पहनते वो। सही है। नहीं खद्दर से भी हल्का होता है, वाइल। तो वो जो है वो आप कपड़ा पहने ताकि आपको बहुत ज़्यादा बिजली ना इस्तेमाल करनी पड़े। हमें उस लेवल पर ये जाके काम करना है। फिर इसके अलावा हमारे पास अल्लाह ने दौलत दी है, सोलर एनर्जी की भी, विंड एनर्जी की भी। और एक फैसलाबाद के इंजीनियर थे, मैं एक दफ़ा पहले भी कहीं कह चुका हूँ, वो रिटायर हुए। अच्छा, उन्होंने कोई राज पा लिया था कशिश शकल से पहिया चलाने का, और उन्होंने चलाया, और उसकी एक उन्होंने पहिया चलाया और एक गाड़ी बनाई जो इस वक्त भी इत्तेफाक के किसी, यानी उसके बाद ये निकाल दिए गए, यानी मुशर्रफ आ गए और उन्होंने ये पूरा सिस्टम ही तबाह कर दिया, तो पता नहीं अब वो कहाँ गाड़ी होगी। तो उन्होंने कशिश शकल से पहिया चलाया और एक गाड़ी बनाई जो मियाँ शरीफ साहब के हवाले की। उन्होंने कहा मैं इसको डेवलप करूंगा। ठीक है। दूसरी उनकी बात यह थी कि इसी कशिश शकल से मैं खड़े पानी में आपको टरबाइन चला के दिखा दूंगा। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि वो अब जिंदा है, रिसोर्सेज हैं, अल्टरनेट हमारे पास मुतबादल है, और हमारे पास एहलियत भी है, मुझे शर्मिला साहिबा भी है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे शर्मिला साहिबा को इन्वॉल्व करना है। शर्मिला साहिबा, अगर मैं इसको सेगमेंटाइज करूं, 2.27 ट्रिलियन रुपीस इस वक्त हमें इलेक्ट्रिसिटी की मद में जनाब सर्कुलर डेट है, 1.4 ट्रिलियन रुपीस गैस की मद में सर्कुलर डेट है। कितना बड़ा बहरान हो सकता है ये अगर हमने इस वक्त इस पे काबू ना पाया, और इसमें सूबों की जिम्मेदारी किस हद तक है? देखिए, पहले तो समझ ये ले कि गर्दिशी कर्जा बढ़ा कैसे है। ये एकदम से नहीं बढ़ा ना, ये जो पिछली हुकूमत की 4.25 साल की पॉलिसीज है उसकी वजह से हुआ। 1100 अरब से 2500 अरब तक कैसे पहुंचा है। देखिए, नवाज लीग की जो हुकूमत थी, उन्होंने 10,000 मेगावाट जो बिजली थी उस सिस्टम में दाखिल की। इन्होंने 1 मेगावाट की बिजली का भी कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया। 2600 मेगावाट के जो थे सी पैक के तहत थर के कोयले से चलने वाले प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे, जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने रोक दिए। उसके अलावा जो न्यूक्लियर चश्मा न्यूक्लियर 5 था, जहां से 1200 मेगावाट बिजली मिलनी थी, वो मंसूबा मुकम्मल नहीं किया। 2019 में 6600 मेगावाट के जो 104 प्रोजेक्ट थे, जहां पे हमने शमसी तवानाई से और हमने हवा से बिजली बनानी थी, वो मंसूबे भी रोक दिए गए। किस लिए? कैबिनेट के अंदर वो लोग बैठे हुए थे जिनके फर्नेस ऑयल से चलने वाले प्रोजेक्ट थे, वो चलाए गए, और 20% जहां से बिजली लेनी थी, अवाम को मजबूर किया गया कि 50% उन पावर प्लांट से बिजली ली जाए, और जिसकी वजह से मुआहदे भी चेंज किए गए, और 1 अरब रुपया हर महीने उन पावर प्लांट्स के मद में देना पड़ता था। फिर आईएमएफ से आपने मुआहदा किया, 18 महीने तक आपने बिजली के बिल नहीं बढ़ाए, डॉलर का रेट चेंज हुआ, तो आपका जो सर्कुलर डेट था वो बढ़ता चला गया। अब इस पे काबू पाना बहुत जरूरी, क्योंकि आईएमएफ की शर्त भी यही है कि जी आप रिवाइव करें, सर्कुलर डेट अपना खत्म करें, ताकि हम आगे आपके साथ मुआहदे के अंदर चलें। तो अब उसके तहत दूसरी बहुत से काम हो रहे हैं। एक तो डिजिटाइजेशन कर रहे हैं ताकि बिजली की चोरी रोकी जाए। जिन फीडर से
चोरी जो है वो जो इलाकों में होती है वहां पे उनको निजी शोबे में दिया जा रहा है, क्योंकि आपके अगर वाजिबात जो हैं वो बर वक्त अदा होंगे और पूरे पूरे अदा होंगे, बिजली की चोरी रुकेगी तो आपका गर्दिशी कर्जा जो उसको रोका जा सकता है। अगर उस दौर में वो मंसूबे जो सूबों की जिम्मेदारी पे भी आ जाए ताकि फिर मैंने दूसरे पैनलिस्ट को भी इन्वॉल्व करना, टाइम कम है। देखिए सूबों की जिम्मेदारी तो ये है कि जो हमने प्लान इन्होंने दिया कि आप कातेकार जो है वो मार्केटों के वो उसको उस पर अमल दरामद करवाएं कि 8 बजे आपकी मार्केटें जो है बंद होनी चाहिए, आपके जो दफ्तरी औकात है उनको भी कम करना चाहिए, दफ्तर के अंदर भी उन्होंने कहा कि 30% जो है वो बिजली जो उसको बचानी चाहिए। तो ये आज कराची के अंदर ताजरों के साथ जो है मुलाकात हुई या मुज़ाकरात उनके साथ हुई, कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने पड़ेंगे, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है ना, देखना तो ये कि वो इस हुकूमत के साथ ताउन करते हैं कि नहीं, क्योंकि सूबे भी तो आपस में तकसीम हुए हैं। बिल्कुल ठीक है शनील साहब। प्रोफेसर साहब मैं आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगा, ये फरमाइएगा कि हर मामलात में यकीनन सियासत तो नहीं हो सकती, जहाँ पे मामला है रियासत का, यहाँ पे मामला है कौम का, और यहाँ पे मामला है कि फ्यूचरिस्टिक व्यू हम क्या दे सकते हैं। डोंट यू थिंक कि इसके ऊपर सबको ऑन बोर्ड होना चाहिए? ये जो प्लान है अगर काबिल अमल भी है, मुअस्सर भी है, तो इसको सब मिलकर अपनाएं। देखिए ये बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की है कि हमारी जो मईशत है उसके कुछ स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं सख्तियाती नोयत के, और वो एनर्जी क्राइसिस से लेके खसारे में चलने वाले इदारों की। आप देख लें यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन की बात ये करते हैं, लेकिन जब कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती हैं तो वो जो अपोजिशन में जमात होती है वहाँ जाके उनके वर्कर्स के साथ मुजाहरा करती है। यही हाल हमारे PIA, वापडा, रेलवे, इन इदारों का है। तो ये अगर कौम के सामने डाटा रखा जाए तो हमारी बहुत सी माशी मुश्किलात तो दूर हो सकती हैं, जो हम चंद अरब डॉलर के लिए हम मांगते फिर रहे हैं दोस्त बरादर इस्लामी मुल्कों से। तो ये जो खसारा है ये हम इंजेक्ट करना पड़ता है, ये टैक्स पेयर मनी है। इसी तरह सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। उसके लिए गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि एटलीस्ट जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो सोलर के ऊपर शिफ्ट हो जाएं, और उसके पीछे उसके पसे पोस्ट आइडिया ये है कि दिन की रोशनी में सोलर के ज़रिए दफातर की ज़रूरियात पूरी की जाए, और शाम को तो वो बंद होते हैं। तो इस एक स्टेप से अगर इसके बाद हम जो निजी इदारे भी इसमें शुरू कर लें, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, कुछ इस तरह की कि जो दिन को फंक्शन ज़्यादा करती हैं, शाम को ज़रूरत कम होती है, तो फिर एक डाटा हम दे सकते हैं कि हमने हर माह इतने मेगावाट की बजट की है, और एंड यूज़र जो कंज्यूमर है उसके लिए बिजली की यूनिट इतना सस्ता हुआ है और ये सरप्लस आया। इस सिलसिले में मेरी तजवीज़ ये भी है कि देखें, एक आम जो शहरी है जब वो लोन लेता है अपने घर को सोलर और क्लीन और ग्रीन एनर्जी के लिए, ठीक है, तो उसे बैंक 17-18% चार्ज कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त अपने पॉइंट इसमें किया, और सक्सेस स्टोरीज भी सुनानी है ताकि लोगों को पता चल सके कि सोलर पे जो लोग पहुंचे उनको किस हद तक बचत हुई है। आजम चौधरी साहब क्विकली मुझे आप बात करनी है, मार्केटों के हवाले से बड़ी बात की जा रही है कि मार्केटें हम नहीं जल्दी बंद करेंगे, जल्दी कहते हैं उसको, यानी दुनिया में पूरी सनलाइट के साथ ही मार्केट्स बंद हो जाया करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि जी नहीं, ये जल्दी 8 बजे बंद करने को जल्दी कहा जाता है। डोंट यू थिंक कि अब हमें अपने लाइफस्टाइल को भी गौर करना चाहिए, और खासतौर पे जो ताजिर रहनुमा इसके अंदर जो रुकावट पैदा कर रहे हैं उन्हें भी अपने फैसलों के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन मैंने लाहौर में देखा है अभी यहाँ पे तो ताजर कम्युनिटी और जो बाकी लोग जो है ना वो इस चीज़ पर मुतफिक नजर आए हैं, क्योंकि मुल्क इस वक्त क्राइसिस का शिकार है। 8 बजे लाहौर में तमाम मार्केटें बंद हो रही हैं, इसी तरह 10 बजे तमाम बड़े होटलों समेत तमाम रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। मैं समझता हूँ अच्छी चीज़ है कि सारे एक पेज पे आए हैं, लेकिन दूसरा आप देखें ना कि हमें जो एनर्जी क्राइसिस का हम इसका सामना है, हमारे पास तो कुदरती वसाइल से हम माला माल हैं। हम हाइडल और सोलर पे हम क्यों नहीं हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे रहे हैं। मैंने कई ऐसे रन ऑफ रिवर या रन ऑफ कैनाल मैंने प्रोजेक्ट छोटे छोटे देखे हैं जो अंग्रेज दौर के बने हुए हैं, जो पंजाब में यहाँ देखने में आते हैं। अगर उस वक्त बन सकते थे छोटे छोटे जो छोटे शहरों को वो उनकी जरूरत पूरी करते थे, आज हम क्यों नहीं कर रहे। और सोलर के ऊपर मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जो सोलर का मैन्युफैक्चरिंग है उस पर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर पैनल भी बने, पाकिस्तान के अंदर इन्वर्टर भी बने, और जो मैन्युफैक्चरर इसमें आए इंडस्ट्रियलिस्ट उसको गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करे, उसको बेशक सब्सिडी दे साथ या साथ थोड़े सपोर्ट करके, ताकि लोग मैक्सिमम सोलर पे शिफ्ट हो।
क्योंकि हमारे पास धूप की कमी नहीं है। और जो हाइडल के ऊपर जो काम करना चाहते हैं, जो छोटे शहर है या जो देहात उस पर आ रहे हैं, उनको भी गवर्नमेंट थोड़ी सपोर्ट दे ताकि वो छोटे छोटे यूनिट लगे हाइडल के ऊपर, अपनी जरूरत कम से कम वो पूरी कर सकें। मेरा ख्याल है कि ये इतना बड़ा मसला नहीं रहेगा, क्योंकि आईपीपीज में जाने की वजह से आप देखें ना, हमारा सर्कुलर डेट कितना ज्यादा हो गया, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सोल्यूशन चुका आपने है। दी है, सोल्यूशन मौजूद है, जरूरत समर की है, इसे कितनी जल्दी अपनाया जाता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। आई हैव टू वाइंड अप। जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब, डॉक्टर फारूक आदिल साहब, प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक साहब, आजम चौधरी साहब और शनीला अम्मार, आप सब पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े डिटेल के साथ आपने आज के मौज़ूआत को समेटा। जनाब प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।